हाय आर्टिस्ट, वेलकम बैक। अभी तक हमने फोकल पॉइंट के बाकी के 3 पॉइंटर्स के ऊपर काम हमने कर लिया हुआ है। आज जो फोकल पॉइंट के बाकी के 2 पॉइंटर्स है उसके ऊपर भी हम काम करेंगे। अभी तक हमने समझा है कि किस तरीके से रूल ऑफ थर्ड्स, गोल्डन रेशियो एंड स्पाइरल के थ्रू हमारे आर्टवर्क में फोकल पॉइंट को हम शिफ्ट कर सकते हैं। सेकंड हमने देखा था कि लाइटनेस एंड डार्कनेस को कंट्रोल करके हम किस तरीके से आर्टवर्क में अपने आर्टवर्क में हम फोकल पॉइंट को शिफ्ट कर सकते हैं। थर्ड था हमारा पर्सपेक्टिव और एरियल पर्सपेक्टिव, जिसके थ्रू अपने आर्टवर्क में हम फोकल पॉइंट को शिफ्ट करते हैं। और इसमें आप पे कुछ टास्क भी थे। अगर आपने उस टास्क को ऑनेस्टली कर लिया है, करके आपने कम्युनिटी में हमारे पोस्ट कर दिया है चेक कराने के लिए, देन कमेंट टास्क डन, तब हम आगे बढ़ते हैं। अब आज जो हमारे बाकी के भी 2 पॉइंटर्स हैं हम उसको देखेंगे। आई होप कि आपको अभी तक क्लियर होगा कि फोकल पॉइंट क्या होता है, गोल्डन रेशियो क्या होता है, स्पाइरल कैसे बनता है, लाइट्स को हम कैसे कंट्रोल करते हैं और उसमें पर्सपेक्टिव को भी हम कैसे ऐड करते हैं। वो सारे पार्ट्स आपके अभी तक क्लियर होंगे। अगर आपके कोई भी डाउट है किसी भी एरिया से रिलेटेड, तो उसको आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, वो आपके क्लियर हो जाएंगे। जो बाकी के 2 पॉइंटर्स हैं हम उस पर समझते हैं। हमारा जो 4th नंबर है वो है डिफरेंस इन साइज। अगर आप एक भीड़ में खड़े हैं जहाँ पे कई सारे लोग हैं, उसमें अगर कोई एक ऐसा इंसान है जिसकी हाइट बाकी लोगों से ज़्यादा है, उस पर ऑटोमेटिकली फोकस हमारा चला जाता है बिकॉज ऑफ द साइज। ये चीज़ अपने आर्टवर्क में भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। कोई आप पहाड़ देखते हैं, कोई आप सीन देखते हैं, वहाँ पे जो एक पहाड़ है वो सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा दिख रहा है, तो उस पर ऑटोमेटिकली फोकस चला जाता है। तो साइज में डिफरेंस को लाना एक बहुत ही अच्छी चीज़ है एंड बहुत ज़्यादा यूज़ भी की जाती है। एंड ना ये भी हर जगह पे नहीं होता है। जहाँ पे आपकी पेंटिंग में, आपके आर्टवर्क में इसको किया जा सकता है, वहीं पे बस आपको इसको करना है। जबरदस्ती आपको हर जगह पे इसको नहीं घुसाना होता है। यहाँ पे भी मैंने सेम चीज को लिखा हुआ है। बस आपको जहाँ पे फोकल पॉइंट शिफ्ट करना है बाकी एरियाज के कंपैरिजन में, वहाँ पे आपको उसको थोड़ा सा बड़ा रखना है, या फिर आपको जिस तरीके से आपके आर्टवर्क में सही लगता है उसके हिसाब से आप उसको छोटा या फिर बड़ा कर सकते हैं। और एक चीज कि ऐसा नहीं है कि हम उसको जानबूझ के बड़ा करें। हम उसके आसपास कुछ ऐसी चीज़ों को रख सकते हैं जो कि नेचुरली छोटी होती हैं। जैसे कि एक बड़ा सा आम का पेड़ है, उसके बगल में हमने एक छोटा सा हमने पौधा लगा दिया फूल का, तो ऑटोमेटिकली वो बड़ा होता है, ये छोटा होता है। तो वहाँ से भी साइज में जो डिफरेंस आ रहा है ना, उसकी वजह से भी उसमें फोकल पॉइंट हम शिफ्ट करते हैं। तो कई बार हम खुद से भी करते हैं और कई बार नेचुरली हम ऐसे एलिमेंट्स को लेते हैं जिसकी वजह से साइज जब इंक्रीज होती है, साइज जब डिक्रीज होती है, तो उसकी वजह से उसमें फोकल पॉइंट शिफ्ट होता है। उसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। ऐसी जो बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं उस पे हमारा फोकल पॉइंट ऑलरेडी चला जाता है। यहाँ पे भी जो बाकी के फ्रूट्स हैं वो छोटे छोटे से दिख रहे हैं, और ये वाला जो एक फ्रूट है इसका बस साइज बड़ा है और जो पूरा फोकस है वो इसके ऊपर आ रहा है। और ये वाला भी, क्योंकि ये भी इससे बड़ा है और इसमें जो लाइट है वो लाइट भी इसमें अच्छे से आ रही है, कॉन्ट्रास्ट भी इसमें अच्छे से आ रहा है। तो ये दोनों जो पार्ट है इसमें फोकस जा रहा है। सेम तरीके से यहाँ पे जो ये एक लंबी सी इमारत दिख रही है, इस पे हमारा फोकस जा रहा है। सेम चीज यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रही है। ये वाला जो पेड़ थोड़ा सा घना दिख रहा है, थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है इन सब के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा हमारा फोकस जा रहा है। अब इसके कई अच्छे एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं और कई बड़े बड़े एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं। तो आपको अब इसको ढूंढना है, ठीक है, आपका ये टास्क है। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं, अब कुछ एग्जाम्पल्स आपको ढूंढने हैं। आपको अब थोड़ा सा मेहनत करना है। कम से कम 5 या फिर 10 रेफरेंस आपको ऐसे निकालने हैं जहाँ पे फोकल पॉइंट साइज के हिसाब से सेट किया गया है, ठीक है। इस टास्क को आप लिख लीजिए कि ये टास्क आपको कंप्लीट करना है इस पार्ट का, और उसको करके डायरेक्टली आपको कम्युनिटी में पोस्ट करना है जहाँ पे आपके आर्टवर्क्स चेक होते हैं। और ये जो आप निकालेंगे पिक्चर्स, उसको आप यहाँ पे ड्रॉ भी करके देख सकते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा एडवांस्ड चीज़ जो कि बिगिनर्स बहुत मिस्टेक करते हैं, और ये चीज़ दिखा देता है कि कौन कितना आर्ट के फंडामेंटल्स के ऊपर जानता है, समझता है। कलर्स के सैचुरेशन को समझना और सैचुरेशन को एडजस्ट करके अपने आर्टवर्क में फोकल पॉइंट को शिफ्ट करना, ये थोड़ा सा एडवांस्ड हो जाता है। जब हम कलर्स के ऊपर काम करते हैं
तब इसको हम ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। सैचुरेशन मतलब कि कोई कलर कितना हमें चमकीला दिख रहा है, कितना वो ज़्यादा ब्राइट कलर हमें दिख रहा है, कितना वो डल दिख रहा है। जब हम कलर्स की सैचुरेशन को कम करते हैं तब वो चीज़ सीधे ब्लैक एंड वाइट में शिफ्ट हो जाती है। एंड ये चीज़ आपको आपके फ़ोन में भी दिखेगी। आप जो एडिट का ऑप्शन होता है वहाँ पे जाकर के सैचुरेशन वाले पार्ट को अगर आप कम कर दें एकदम, तो आपका जो वीडियो है, आपका जो पिक्चर है, वो एकदम ब्लैक एंड वाइट में शिफ्ट हो जाता है। तो सेम चीज़ आपको हर जगह पे दिखती है, आपको हर जगह पे कलर्स दिख रहे होते हैं। अगर इन कलर्स की ब्राइटनेस को हम एडजस्ट कर लें और जहाँ पे हमें फोकस लाना है वहाँ पे अगर हम सैचुरेशन को अच्छा खासा रख देते हैं तो उससे भी फोकस आता है। और यहाँ पे भी मैंने सेम चीज़ को लिखा हुआ है कि हाई सैचुरेशन और लो सैचुरेशन को करके अपने आर्टवर्क में हम फोकल पॉइंट को शिफ्ट करते हैं। और अगर आप अपने नेचर में भी देखें तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ दिखती है। आपने देखा होगा कि जो दूर की चीज़ें हैं, जो दूर के पहाड़ दिखते हैं, जो दूर के पेड़ दिखते हैं, वो थोड़े से डल दिखते हैं, थोड़े से ब्लूइश दिखते हैं। वो उतने ब्राइट नहीं दिखते हैं जितने ब्राइट हमें पास के पेड़ दिखते हैं। उनके कलर्स जितने चमकीले होते हैं उतने ही चमकीले दूर के चीज़ें नहीं होती हैं। तो वही सेम चीज़ बस आपको अपने आर्टवर्क में लाना है, बट इसको बहुत ही ध्यान से करना होता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा ही सैचुरेशन को कर दिया तो वो थोड़ा सा ज़्यादा अनरियल लगता है, रियलिस्टिक फिर नहीं लगता, क्योंकि नेचर में चीज़ें उतनी ब्राइट भी नहीं होती हैं जितनी ब्राइट हम गलती से कर देते हैं। तो नेचर को समझ के आपको करना है। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है बैकग्राउंड का, वो थोड़ा सा लेस सैचुरेटेड है, उसके कलर्स उतने ब्राइट नहीं है। बट इस ये वाला जो पार्ट हमें दिख रहा है, यहाँ पे थोड़े से कलर्स ज़्यादा हमें दिख रहे हैं। यहाँ पे भी जो बैकग्राउंड का पार्ट है उसको मैंने ब्लैक एंड वाइट कर दिया था, और ये जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें कलर्स हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखें, जो दूर के पेड़, जो दूर के पहाड़ हैं वो थोड़े से आपको डल दिख रहे हैं, उसमें कलर्स उतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं। जो पास के हैं उसमें क्लियर कलर्स हमें दिख रहे हैं। और ना इसमें हम वार्म कलर्स और कूल कलर्स को भी समझते हैं। बेसिकली जो लाल, ऑरेंज और पीले कलर्स होते हैं वो सब वार्म में आते हैं, और जो कूल कलर्स होते हैं, जो कूल कलर्स की फैमिली होती है, उसमें ब्लू, ग्रीन, पर्पल, ये सब कलर्स आते हैं। जो भी आपको दूर दिखाना है ना उसमें आप ये सब कलर्स का यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको पास दिखाना है उसमें आप ये सब कलर्स का यूज़ कर सकते हैं। जब आप कलर्स की थ्योरी के ऊपर काम करेंगे, कलर्स के कलर व्हील के ऊपर आप काम करेंगे, कलर्स के टेम्परेचर के ऊपर काम करेंगे, तब ये चीज़ आपको ज़्यादा समझ में आएगी। अभी के लिए बस सिंपल सा आपको समझना है कि कलर्स का जो चमकीलापन है उसको कंट्रोल करके, उसको एडजस्ट करके आपको अपने आर्टवर्क में लाना है, और उससे एक अच्छा फोकल पॉइंट आपके आर्टवर्क में सेट होता है। अब इसका टास्क भी आपका सेम है कि आपको कुछ आर्टवर्क्स निकालने हैं या फिर कुछ आपको पिक्चर्स निकालने हैं, और उसमें आपको देखना है कि कलर्स की सैचुरेशन को एडजस्ट करके आप किस तरीके से फोकल पॉइंट को उसमें ला सकते हैं, और उसको आपको कम्युनिटी के अंदर पोस्ट करना है। एंड अगर आप हमारे साथ में पहली बार कनेक्ट हो रहे हैं, पहली बार आप ये लेसन को देख रहे हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करिएगा, आपको कम्युनिटी का एक्सेस मिल जाएगा। एंड अगर आपके पास ये वर्कबुक नहीं है और आप चाहते हैं इस वर्कबुक को लेना, इसके ऊपर वर्क करना, और इसके अलावा जो हमारे बाकी के भी वर्कबुक्स हैं जिस पे लेसन्स हमारे अपलोड किए गए हैं, आगे भी लेसन्स उसमें आएंगे, तो इस वर्कबुक के थ्रू अगर आप काम करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम और वर्कबुक डिटेल्स लिख करके सेंड करिएगा, आपको डिटेल्स मिल जाएगा। देन इस वर्कबुक को ले करके आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। एंड कमेंट में ये सारे पॉइंटर्स को भी लिखिएगा जो आपको आज समझ में आए। अब हम आपको मिलते हैं अगले लेसन में, जहाँ पे हम अपने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, और जो भी आपकी प्रैक्टिस वर्क्स है उसको हमारे साथ में शेयर करते रहिए।